myself Shipa Katari from ACS Girls Junior College, Paspavri, Nagpur. We are studying about the reproduction in lower and higher plants, and today we will learn about the oogenesis. Oogenesis, the process of the formation of haploid female gamete, that is egg or ovum from the diploid germinal epithelium cell. अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? एग सेल का तैयार होना. एग मीन्स फीमेल गमीट, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं. एग का तैयार होना, लेकिन किससे हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी में पढ़ चुके हैं. जर्मिनल एपिथेलियल सेल होते हैं जो बाद में फॉलिकल्स क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी oocyte तैयार होता है जिसको हम बाद में फीमेल गमीट वगैरह बोलते हैं, एग या फिर ओवम बोलते हैं हम. दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis. इट इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस. माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस भी होता है, दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, उसमें 3 फेजेस थी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. सेम है यहाँ पर भी यही 3 फेजेस जो है वो आपको मिलेगी. मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, primary germinal cells which is diploid in nature of the ovary undergo repeated mitotic division to form million of gamete mother cell or oogoneal cell. यहाँ पर प्राइमरी जर्मिनल सेल जो है ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं. प्राइमरी जर्मिनल सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन मीन्स बहुत बार वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होते हैं और बहुत सारे वहाँ पर सेल्स तैयार होंगे. एंड फॉर्म सिंगल सेल फॉर्म 2 सेल्स. फिर ये 2 सेल और सिंगल सेल फॉर्म 2 सेल्स, और इस प्रकार से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से वहां पर बहुत सारे सेल्स तैयार होंगे जिनको हम यहाँ पर बोलेंगे oogonia. प्राइमरी जर्मिनल सेल्स इज डिप्लॉयड, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उसकी वजह से जितने भी oogonia हमारे पास तैयार हुए हैं आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, ऑल आर डिप्लॉयड. सारे के सारे यहाँ पर डिप्लॉयड ही रहेंगे. दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ फेज. सम ऑफ द oogonia stop division and begin to increase in size and form the primary oocyte. कुछ बहुत सारे हमारे पास oogonia तैयार हुए हैं, बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन हुआ था यहाँ पे बहुत बार. तो इसमें से कुछ oogonia जो है ये अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगे और अपने साइज को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और हम उस डेवलपमेंट को प्राइमरी oocyte बोलेंगे, विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. हम देख सकते हैं, सपोज 4 में से 4 ही नहीं, वहां पर बहुत सारी oogonia होंगे. हम यहाँ पर उतना ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें 4 ड्रॉ करेंगे. अब इनमें से हम कोई भी oogonia ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने ये सेकंड नंबर का ले लिया. इसने क्या किया, अपने डिवीजन को स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद अपने साइज को इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. साइज को इंक्रीज करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी oocyte में, बट अभी भी वो डिप्लॉयड इन नेचर ही है. सेल्युलर ऑर्गेनेल्स like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria increase in number. Obviously, सेल अपना साइज बढ़ा रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स भी वहाँ पर बढ़ेंगे. गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके नंबर भी सेल में बढ़ेंगे. बिकॉज सेल इंक्रीजेज द साइज. सेल क्या कर रहा है, अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा और अदर सेल ऑर्गेनेल्स है उनके भी नंबर्स वहाँ पर बढ़ेंगे. देन थर्ड, मैच्योरेशन फेज. oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरी. oogenesis की प्रोसेस जो है ओवरी में होती है. ओवरी इज द फीमेल गोनैड. ओवरी फीमेल गोनैड है और oogenesis की प्रोसेस ओवरी में होती है. दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड प्रायर बर्थ ऑफ बेबी गर्ल, और इसके डेवलपमेंट की प्रोसीजर बच्ची के, जो भी फीमेल है, उसके बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है. ये हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी में पढ़ चुके हैं. The primary oocyte, which is diploid in nature,
enter the maturation phase, which include meiotic division, that is meiosis 1 and 2. Here already mitotic division take place हो गया, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन। अब बाकी है मियोसिस। तो मियोसिस में मियोसिस 1 भी होगा और मियोसिस 2 भी होगा, और ये दोनों प्रोसीजर जो है यहाँ पर मैचुरेशन फेज में होगी। The diploid primary oocyte undergo meiosis 1 reduction division to form 2 haploid daughter cell। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी oocyte which is diploid in nature अंडरगो मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में जाने की वजह से इसके नंबर्स हाफ हो जाएंगे। प्राइमरी oocyte जो है ये डिप्लॉयड है और 46 क्रोमोसोम के साथ है, वहाँ पर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट मियोसिस 1 होने की वजह से यहाँ पे 2 सेल्स तैयार हुए हैं और दोनों सेल्स यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे विद 23 क्रोमोसोम। अगर हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम इसके पास होंगे, बिकॉज देयर इज अ मियोसिस 1 व्हिच इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। Then this division is peculiar in female as both the daughter cell are with haploid number of chromosome, that is 23 chromosome। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, डिप्लॉयड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और हर सेल के पास 23 क्रोमोसोम होंगे, नंबर्स जो है वो हाफ हो जाएंगे यहाँ पर। Then due to unequal division of cytoplasm of the 2 daughter cell produce one is large cell called secondary oocyte which is haploid in nature and another small cell called as first polar cell। यहाँ पे हम इजीली क्लियरली देख सकते हैं एक सेल जो है वो बड़ा है और एक सेल जो है वो छोटा है। तो जो बड़ा सेल होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte which is haploid in nature and second cell is known as first polar body which is also haploid in nature and both cell have 23 chromosome each। हर एक के पास अपने खुद के 23 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे। Then normally the first polar body does not enter meiosis 2 only up to the metaphase 2। यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये meiosis 2 में पूरी तरह से पार्ट नहीं ले पाती, सिर्फ मेटाफेज तक जाती है। उसके बाद मतलब यहाँ पर meiosis 2 कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट होती है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सिर्फ मेटाफेज तक जाएगी, उसके बाद कंटिन्यू नहीं होती, टीलोफेज एनाफेज वगैरह वहाँ पर पाए नहीं जाएंगे। बट इन सेकेंडरी oocyte देयर इज अ सक्सेसफुल meiotic डिवीजन। यहाँ पर meiotic डिवीजन जो है सक्सेसफुली होता है। Its division further stop or arrested at this stage। यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी में मेटाफेज तक आती है स्टेज और यहाँ पर ये रुक जाएंगे, इसके बाद इसकी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा ही दिया हुआ है। सेकेंडरी oocyte is shed from the graphite follicle and ovary। The restart and completion of meiosis 2 will happen only with the entry of the sperm। अब यहाँ पर क्या बोला गया, सेकेंडरी oocyte तैयार हुआ है, हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी में पढ़ चुके हैं। ग्राफाइन फॉलिकल जो तैयार होता है उसके पास सेकेंडरी oocyte होता है, ओवरी वॉल को वो रप्चर करके बाहर आता है, प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, उसको हमने ओव्यूलेशन बोला था, ठीक है। अब यहाँ से oocyte जो है ओवरी से बाहर निकल गया है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एग या फिर ओवम तैयार हो गया है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो गया है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। Then this last phase is usually completed in the ampulla of the fallopian tube at the time of fertilization। अब जो ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो गया है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो इस तरह से ओवरी का पार्ट था, इस प्रकार से जो ओवरी का पार्ट था, दिस इज एम्प्यूलर रीजन। यहाँ पर ये आकर तैयार रहता है ताकि यहाँ पर स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो, मतलब ओवम अपनी तरफ से पूरी तरह रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। Then
जब सेकेंडरी oocyte से डिवीजन होता है, मतलब यहाँ पर मियोसिस की जब प्रोसीजर होती है, तब एक सेल जो है यहाँ पर बड़ा रहेगा जिसको हम ओम बोलेंगे, और एक सेल जो है छोटा रहेगा जिसको बोला जाता है सेकेंड पोलर बॉडी. द ओम विच इज हैप्लॉइड नेचर, सो फॉर्म फंक्शन एज अ फीमेल गमीट, ये फीमेल गमीट के तौर पे एक्ट करता है ओम, एंड इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है. मैं अभी आपको बता चुका हूँ. कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 एंड कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड. अगर ओम फर्टिलाइज होता है तो आगे के प्रोसीजर कंटिन्यू होंगे. मींस जाइगोट तैयार होना, फिर डिवीजन होना, फिर फीटस के डेवलपमेंट होना और एक फीटस तैयार होना, ये प्रोसीजर कंटिन्यू होगी. बट अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, if secondary oocyte does not receive the sperm or spermatozoa, it is shed off along with the menstruation. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओम थ्रू द मेंस्ट्रुएशन बॉडी से बाहर निकल जाएगा. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द oogenesis. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte. हम सेकेंडरी oocyte के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर हम अनफर्टिलाइजेड और ओम के बारे में पढ़ेंगे. In human unfertilized, when ovulated, release from the ovary is actually a secondary oocyte. जो एग न्यूक्लियस होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जब वो ओवरी से निकलता है, ओव्यूलेट होता है, तब हम उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं. ये हम स्ट्रक्चर एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में पढ़ चुके हैं. उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं. इट इज नॉन क्लिडॉइड विदाउट शेल, माइक्रोलेसिकल, दैट इज ओक इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तब उसके पास किसी प्रकार का शेल नहीं होता है और योग जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ पर प्रेजेंट होता है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm और 100 micron, नियर अबाउट 100 micron इन साइज. इट इज राउंडेड, देख सकते हैं आप लोग, राउंडेड स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड फीमेल गमीट. ये मोटाइल नहीं है और हैप्लॉइड फीमेल गमीट है. इसका नेचर जो है हैप्लॉइड है, हम oogenesis में पढ़ चुके हैं. Then the female nucleus or egg appear large and is called as germinal vesicle. यहाँ पर न्यूक्लियस जो है एग का, ये एग सेल है जिसको हम ओवम बोल रहे हैं. इसका न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे जर्मिनल वेसिकल. Then typical nucleus or pronucleus is formed at the time of fertilization. जो भी टिपिकल न्यूक्लियस जो होना चाहिए या फिर प्रोन्यूक्लियस, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तैयार हो जाएगा. साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज आल्सो कॉल्ड एज ooप्लाज्म. यहाँ पर जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको हम यहाँ पर ooप्लाज्म बोलेंगे. जो भी लिक्विड मटेरियल रहेगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ द न्यूक्लियस. इट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रियोल. यहाँ पर सेंट्रियोल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे. एग इज सराउंडेड बाय वेरियस कवरिंग्स, और एग जो है वो अलग अलग कवरिंग से यहाँ पर घिरा हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं. अलग अलग टाइप की लेयर्स फॉर्मेशन है यहाँ पर. विटिलाइन मेम्ब्रेन, पेरी विटिलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये लेयर्स है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एग. एग की प्रोटेक्शन के लिए सारे लेयर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है. द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विटिलाइन मेम्ब्रेन. एग की फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हम यहाँ पर विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे. दैट इज दिस लेयर इज नोन एज विटिलाइन मेम्ब्रेन. इस लेयर को हम यहाँ पर विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे. Then it secrete non-cellular glycoproteinous membrane zona pellucida on its outside. ये लेयर जो है आउटसाइड में नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर फॉर्म करती है, एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसको हम यहाँ पे जोना पेलुसिडा बोलेंगे. यहाँ पर जो हमने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा. Adhering to the outer surface of zona pellucida are several radial elongated cell form corona radiata. Means ये zona pellucida को लगकर ही कुछ यहाँ पर लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम यहाँ पे कोरोना रेडिएटा बोलेंगे. These cells are derived from innermost layer of granulosa cell. और ये जो लेयर है, ये जो सेल्स है, ये जो तैयार हुए हैं, ये ग्रैन्युलोसा लेयर से तैयार हुए हैं. They are firmly held to zona pellucida and to each other by hyaluronic acid, that is mucopolysaccharide.
अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ज़ोना पेलुसुडा से अटैच है और यहाँ पे hyaluronic एसिड की वजह से वो अटैच है एक दूसरे के साथ। Between the vitelline membrane and zona pellucida is a fluid that is perivitelline space. यहाँ पर ये vitelline membrane और zona pellucida के बीच में जो लेयर है यहाँ पर इसको बोलते हैं पेरिविटिलाइन स्पेस। जो जगह प्रेजेंट है दोनों के बीच में जो दोनों को अलग करती है उसको हम यहाँ पे पेरिविटिलाइन स्पेस बोलेंगे। द फर्स्ट पोलर बॉडी लाई इन दिस स्पेस। यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी को हम आसानी से देख सकते हैं। एक शो पोलैरिटी, यहाँ पे एक पोलैरिटी शो करेगा, अपना प्रेजेंस शो करेगा। देन द साइड हैविंग जर्मिनल वेसिकल एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इज कॉल्ड एनिमल पोल एंड व्हाइल साइड अपोजिट टू इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। वेसिकल, जर्मिनल वेसिकल जिस साइड में प्रेजेंट रहेगा दैट इज एनिमल पोल और उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको यहाँ पर वेजिटल पोल बोलेंगे। और ये पूरी तरह से ओवम का स्ट्रक्चर है। अगर ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। एक न्यूक्लियस की पोलैरिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है, कंप्लीट एग यहाँ पर तैयार हो जाता है, कंप्लीट ओवम यहाँ पर तैयार हो जाता है जिसको हम फीमेल गमीट बोलेंगे। दिस इज रेडी फॉर द fertilization. This is the structure of the ovum or this is structure of the unfertilized egg.